प्रिय विद्यार्थियों, अल्कोहल के चैप्टर में हमने डायहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। इसके पश्चात अब हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल पर मैंने इससे पूर्व वाली स्लाइड में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जिसका कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल। चूँकि ग्लिसरॉल का उपयोग सामान्य ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो उसका सिंथेसिस है वो भी इस इम्पॉर्टेंट है कि उसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो ग्लिसरॉल का औद्योगिक उत्पादन वसा या तेल के द्वारा किया जाता है। जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ग्लिसरॉल की जब हम बात करते हैं, वसा या तेल की बात करते हैं, तो वो उसमें ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरिड जो है वो कंपोनेंट होता है, जिसका कि हाइड्रोलिसिस होता है। इसमें जो दूसरा मेथड है वो है आपका किण्वन के द्वारा, मतलब कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से भी हम ग्लिसरॉल प्राप्त कर सकते हैं। शुगर आपका C6H12O6 है। यदि हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में, तो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इसी क्रम में जो सिंथेटिक मेथड में हम सबसे पहले आएंगे प्रोपीन के द्वारा किस प्रकार से ग्लिसरॉल का निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं स्लाइड में, ये प्रोपीन की जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन की जाती है तो क्लोरो प्रोपीन बनता है। फिर उसका सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होती है और क्रमशः HOCl के साथ रिएक्शन होने के पश्चात हमें ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब कि ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। 1 2 3 ट्राइहाइड्रिक प्रोपेन, ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन जो है, जिसे कि हम ग्लिसरॉल कहते हैं, वो प्राप्त होता है। अब इसके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर यदि हम ध्यान दें तो ये कलरलेस होता है, परंतु गाढ़ा भी होता है और स्वाद में हल्का सा मीठा होता है। चूँकि ये गाढ़ा होता है और इसका क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, तो यह विघटित भी होता है, परंतु इसके लिए काफ़ी अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब भी हमें किसी भी कंपाउंड का क्वथनांक या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट निकालना होता है, तो इसके लिए हम थील्स ट्यूब में ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चूँकि इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो ये जल और अल्कोहल में घुलनशील है, परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये अविलय है, जैसे कि ईथर और क्लोरोफॉर्म में। तो इस प्रकार से इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें उपस्थित OH समूह के कारण है, जिससे कि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध भी बन जाते हैं, और यही कारण है कि उसका क्वथनांक उच्च होता है और वो गाढ़ा होता है। अब हम करेंगे इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं ग्लिसरॉल की, उस पर कि ग्लिसरॉल में आपके पास में जो 3 OH समूह उपस्थित हैं, तो ये OH समूह सिंपल सोडियम के द्वारा भी सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और उसके डाइसोडियम सॉल्ट हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हम इसकी रिएक्शन जो है HCl के साथ में, मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाएं, तो 110 डिग्री के ऊपर HCl प्रभावित करने पर अल्फा व बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होता है। यदि यही अभिक्रिया PCl5 के साथ कराई जाए तो 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। तो ये जो है आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। जो नंबर 2 पर मैंने रिएक्शन लिखी है वो रिएक्शन है HI के साथ में, मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड या फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ में यदि अभिक्रिया कराई जाती है तो यह थोड़ी सी भिन्न होती है। कैसे कि इसमें एक अस्थायी उत्पाद बनता है। अस्थायी उत्पाद जो है 1 2 3 ट्राइआइडोप्रोपेन बनता है, लेकिन चूंकि बड़ा आकार होता है इसका और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से ये एलाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लोरीन से थोड़ी डिफरेंट हो गई बिकॉज द बिग साइज ऑफ द आयोडीन। दूसरी जो अभिक्रिया है वो HI के साथ होती है। यदि HI की अधिक मात्रा ली जाए
तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्पाद आइसोप्रोपाइल आयोडाइड होगा। तो ये हमारी हाइड्रोजन हैलाइड या HX के साथ में अभिक्रिया हुई। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया। जैसा कि इसमें 3 OH समूह उपस्थित हैं, तो तीनों हाइड्रोजन समूह जो है वो नाइट्रेट के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं और क्रमशः हमारे पास में नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से जो हम विस्फोटक पदार्थ काम में लेते हैं, जिसका कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है, वो बनता है। तो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट का निर्माण ग्लिसरॉल की नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर प्राप्त होती है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो सिंथेटिक पर्पस से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक विस्फोटक पदार्थ का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। दूसरा है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर 3 OH समूह उपस्थित हैं। यदि इसकी अभिक्रिया एसिटिक एसिड से कर दी जाए तो हमारे पास में एस्टर बनेगा। तो ये एस्टर पहले मोनो बनता है, मतलब कि ग्लिसराइल मोनो एसिटेट बनता है, फिर ग्लिसराइल डाइएसिटेट बनता है और फिर ग्लिसराइल ट्राइएसिटेट बनता है। तो जो हाइड्रोजन है वो क्रमशः सब्स्टिट्यूट होता जाता है और ट्राइएस्टर का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो ग्लिसरॉल की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ऑक्सैलिक अम्ल के साथ में क्रिया। जैसा कि पहले हमने कहा है कि जब भी किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो एस्टर का निर्माण होगा। तो इसमें भी इसी प्रकार से ऑक्सैलिक एसिड के साथ जब 110 से लेकर 220 डिग्री के करीब जो है रिएक्शन होती है, तो उस स्थिति में हमारे पास में क्रमशः पहले डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमने बात करी कि किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में वह अभिक्रिया करता है। आपके कोर्स में ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देख रहे हैं ग्लिसरॉल में कि 2 प्राथमिक और 1 द्वितीयक अल्कोहल समूह उपस्थित है और अलग अलग रिएजेंट की उपस्थिति में उनका ऑक्सीकरण भिन्न प्रकार से होता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि यदि हम ऑक्सीकरण तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो ग्लिसरिक अम्ल और ट्राइटॉनिक अम्ल बनते हैं, जबकि यदि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में ऑक्सीकरण कराया जाए तो ग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। दूसरा जो कंडीशन है वो है यदि गर्म या अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो मुख्य रूप से ऑक्सैलिक अम्ल का निर्माण होता है। तीसरा कंडीशन है जिसमें कि हम ब्रोमीन और सोडियम हाइपोब्रोमाइड या फिर फेंटॉन रिएजेंट FeSO4 + H2O2 का यदि उपयोग किया जाए तो हमें क्रमशः पहले तो जो प्राप्त होता है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड प्राप्त होता है और फिर ये दोनों उत्पाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तनुसार की उपस्थिति में संघनित होकर फ्रक्टोज बना लेते हैं। तो ये हमारी जो है इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। एक और रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, मतलब कि रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। जैसा कि ग्लिसरॉल में 3 OH समूह उपस्थित हैं, यदि इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएं तो एलीन बन जाता है और साथ ही पुनर्विन्यास होकर एक्रोलीन का निर्माण होता है। तो हमने इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी जिसमें हमने अल्कोहल का अलग अध्ययन किया, डाइहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शंस करी और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की किस प्रकार से प्रिपरेशन की जा सकती है और कौन सी इसकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब थोड़ा सा हम ध्यान इसके यूजेस पर डालेंगे कि क्या क्या ग्लिसरॉल का उपयोग होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामान्य ज़िंदगी में ग्लिसरॉल को हम एज ए लुब्रिकेंट भी काम में ले सकते हैं। तो घड़ियों में इसका उपयोग होता है, इसी तरह से मिठाई और दवाइयों में इसे प्रिजर्वेटिव की तरह काम में लेते हैं।
एंटी फ्रीज के रूप में भी इसे काम में लिया जाता है। कभी कभी इसे एसिड प्रूफ के लिए सीमेंट में भी डाला जाता है। इसका उपयोग बूट पॉलिश, सौंदर्य प्रसाधन, टाइपराइटर के रिबन आदि बनाने में भी लिया जाता है बिकॉज इट इज़ अ गुड लुब्रिकेंट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका उपयोग देखा गया है वो है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बनाने में या नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में, क्योंकि इसका उपयोग जो है वो विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। अल्फ्रेड नोबल, जैसा कि आपने नाम सुना है, जिनके ऊपर की नोबल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था और उन्होंने इस प्रकार के कई प्रकार के विस्फोटक पदार्थ जो है इनके द्वारा बनाए थे। तो नाइट्रोग्लिसरीन को लकड़ी के बुरादे में सोख कर ठोस अमोनियम नाइट्रेट मिलाकर डायनामाइट बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने अपना ये चैप्टर पूरा कर लिया अल्कोहल का। इसके बाद में मैं नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट जो है इसके असाइनमेंट्स दूंगी कि आप जिससे जो आपने अध्ययन किया है उसे आप याद करके वो क्वेश्चंस आंसर्स कर सकें। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।